नमस्कार दर्शकों, मैनेजमेंट ट्रेनीज की अपॉइंटमेंट की जा रही है कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा। अब ये कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और मतलब महारत्न की कैटेगरी में आती है, जो कि गवर्नमेंट की एक कंपनी है। आप जानते हैं अच्छे से, इसमें सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की मिलती हैं। तो एक सरकारी नौकरी आप समझ लीजिए ये अपनी इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। बाकी प्राइवेट की चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं, बट इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। अब इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए आपकी ये वैकेंसीज है, ठीक है। पोस्ट का नाम आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है, बट डिसिप्लिन जो है डिफरेंट रहने वाले हैं। टोटल 400 से ज़्यादा आपकी वैकेंसीज है इसमें। अब एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसमें आपको, और एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। अपीयरिंग वाले अपने लास्ट ईयर में जो भी हैं कैंडिडेट, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी जो डिटेल है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हर एक छोटा से छोटा पॉइंट इसमें कवर किया जाएगा, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे फॉर्म भरते वक्त। और अगर कोई डाउट आए भी तब भी आप मुझसे आराम से कनेक्ट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी कंपनी है, क्या है, ये महारत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो कोलकाता में है, और ये सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 79% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो काफ़ी अच्छा खासा ये कंट्रीब्यूट करती है कोल प्रोडक्शन में। 79 इज़ ए ह्यूज नंबर, यू नो। तो बहुत अच्छी कंपनी समझ लीजिए, महारत्न कैटेगरी की कंपनी है, तो आप जानते ही हैं कि क्या वैल्यू रखती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमने कंपनी के बारे में जान लिया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी वैकेंसी है, और सिलेक्शन इसमें आपका CBT द्वारा होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा होगा। सारी डिटेल इससे रिलेटेड भी हम चेक करेंगे। मैंने शुरू में ही बोला आपको कि हर एक छोटी से छोटी डिटेल कवर की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड रहने वाला है। अब शुरुआत कब से हो चुकी है इसकी रजिस्ट्रेशन की, तो 15 जनवरी से सुबह 10 बजे से हो चुकी है, और 14 फरवरी तक रहेगी, शाम के 6 बजे तक। 12 बजे तक नहीं, 6 बजे तक। तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट 14 फरवरी तक है 2025 की, और शाम के 6 बजे तक ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। बड़े अब आगे, तो जो आपकी CBT से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको ईमेल या वेबसाइट पर बता दी जाएगी। इसके ही कोल इंडिया के क्वालिफिकेशन पर आते हैं। तो डिसिप्लिन जो है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट का, उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए मिनिमम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा, और वो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट में या रूरल डेवलपमेंट में या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस में या अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी में या डेवलपमेंट में, ठीक है। या फिर रूरल एंड क्या है ये, ट्राइबल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट मैनेजमेंट या रूरल मैनेजमेंट में होना चाहिए, और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इनमें से किसी एक रिलेटेड फील्ड में आपकी क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो और करके इन्होंने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो और वो आपकी सोशल वर्क में हो, और उसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट में या रूरल डेवलपमेंट में या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस में या अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट में या रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में या डेवलपमेंट मैनेजमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। तो इनमें से सोशल वर्क आपने की हो, बट वो स्पेशलाइजेशन इनमें से किसी एक में होनी चाहिए, और आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर। फिर नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है आपका एनवायरमेंट का है। इसमें जो आपको चाहिए वो फर्स्ट क्लास डिग्री, यानी 60% या उससे अबव आपके मार्क्स होने चाहिए आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और उसके साथ 60% मार्क्स मैंने आपको बता दिया। या फिर अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास एनी इंजीनियरिंग की डिग्री हो और उसके साथ PG डिप्लोमा या डिग्री की हो आपने इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। फाइनेंस की बात करें डिसिप्लिन की, तो आप क्वालिफाइड CA या ICWA होने चाहिए। तो इसमें कोई परसेंटेज इन्होंने मेंशन नहीं करी है, सिंपली आप CA या ICWA होने चाहिए। फिर लीगल का डिसिप्लिन है, जिसमें आपने ग्रेजुएशन की हो लॉ में, 3 साल की ग्रेजुएशन हो या फिर 5 साल की हो, ठीक है। दोनों चलेंगी। 3 साल की आपने लॉ कर रखी है या 5 साल की लॉ कर रखी है, दोनों में से कोई भी कर रखी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके साथ आपके 60% मार्क्स भी होने चाहिए आपकी लॉ की डिग्री में। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें तो रिकॉग्नाइज डिग्री आपके पास हो 2 साल का MBA या PG डिप्लोमा में, ठीक है। मतलब आपने एक डिग्री ले रखी हो और उसके साथ 2 साल का MBA या PG डिप्लोमा लिया हो इन मैनेजमेंट, और उसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए मार्केटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी, और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट है मटेरियल मैनेजमेंट की आपकी डिसिप्लिन। इसमें इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास हो इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और साथ में 2 साल का MBA या PG डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, और 60% इसमें आपके होने चाहिए। फिर पर्सनल एंड HR की जो आपकी डिसिप्लिन है उसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगी है, और साथ में मांगा है एटलीस्ट 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या PG डिप्लोमा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए HR में या इंडस्ट्रियल रिलेशंस में या पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर MHROD में या MBA या मास्टर ऑफ सोशल वर्क अगर आपने की है उसकी भी स्पेशलाइजेशन आपसे HR में मांगी है, और उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट बात करें सिक्योरिटी की, तो किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर कोल प्रिपरेशन की बात करें तो BE की हो आपने, BTech की हो या BSc इंजीनियरिंग की हो केमिकल में या मिनरल इंजीनियरिंग में या मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। अब नेक्स्ट बात करें फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट पर्सनल एंड HR। तो पर्सनल एंड HR
डिसिप्लिन के अलावा ये सभी डिसिप्लिन के लिए इन्होंने एक चीज़ कही है कि कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड देयर क्वालिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम कोर्स या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड आर अलाउड टू अप्लाई। तो पर्सनल एंड एचआर के अलावा जो ये डिसिप्लिन है बाकी बचे हुए, वो उन्होंने अगर अपनी जो पढ़ाई है वो डिस्टेंस से की है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस से की है, ऑनलाइन की है, तो वो इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन पर्सनल एंड एचआर डिसिप्लिन वाले फॉर्म नहीं भर सकते अगर उन्होंने ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट टाइम या ओपन से अपनी जो है पढ़ाई करी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने ये बात कही है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, और वो आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ये जरूर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हाउएवर इन एनवायरमेंटल कोल प्रिपरेशन एंड मटेरियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन द इंजीनियरिंग डिग्री शुड बी ऑफ फुल टाइम रेगुलर कोर्स ओनली। तो एनवायरमेंट वाले और कोल प्रिपरेशन वाले एंड मटेरियल मैनेजमेंट वाले, उनकी जो डिग्री है इंजीनियरिंग की वो फुल टाइम रेगुलर कोर्स होनी चाहिए, ठीक है, वो भी ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक। फिर बढ़ते हैं आगे। अब ये सिक्योरिटी डिसिप्लिन वालों के लिए है कि उनको जो है एक्सपीरियंस कितना चाहिए, ठीक है, इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है सिक्योरिटी डिसिप्लिन के लिए, तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्विस दी हुई होनी चाहिए इन ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव कार्डर विद ईदर आर्म फोर्सेस या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सर्विस दी हो या फिर मिनिमम 5 साल की सर्विस दी हो ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव कार्डर में, और वो या तो गवर्नमेंट में या पीएससी में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में दी हो तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने आर्म फोर्सेज या सेंट्रल पुलिस में दी है तो वो 2 साल की होनी चाहिए। अगर आपने प्राइवेट या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में दी है तो 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। फिर एक्सपीरियंस इन अदर गवर्नमेंट पीएससी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वुड बी कंसिडर ओनली इफ द कैंडिडेट आर हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द मैनेजिंग इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इन ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कार्डर, ठीक है। तो इसमें अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है गवर्नमेंट पीएससी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने जो है रेलेवेंट फील्ड में लिया हुआ होना चाहिए, जो कि मैनेजिंग इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इन ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कार्डर में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने कही है। अब बढ़ते हैं आगे, और इफ द कैंडिडेट हैज वर्क इन द आर्म फोर्सेज या पुलिस सर्विस प्रायर टू एंटरिंग इनटू द सर्विस इन अदर गवर्नमेंट पीएससी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देन दैट सर्विस शुड हैव बीन इन द ऑफिसर कार्डर। तो ऑफिसर कार्डर की आपकी एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। और बात करते हैं आगे। फिर ये है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में ये चीज़ें बताई है। तो जो आपकी ये सीपीओ है उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ये सब इंक्लूडेड है, बीपीआरडी, ठीक है, इन्होंने चीज़ें बताई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधा। अब द एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये चीज़ें दी है, तो इसमें भी एग्जीक्यूटिव कार्डर की होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्डर की होनी चाहिए, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आपकी। और जो इसमें स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव कार्डर है, उनके लिए इन्होंने थोड़ी क्राइटेरिया दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें भी आपने लिया है स्टेट वाले में, तो उनकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़, साथ में मैन पावर जो होनी चाहिए 1000 एम्प्लॉय की होनी चाहिए ऑफ ऑल टाइप आउटसाइड रिक्रूटमेंट अप टू E5 ग्रेड, ठीक है। तो इन्होंने ये थोड़ी सी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। अब ये इन्होंने बताया कि कौन कौन सी फाइल आपकी अपलोड होगी जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक। अपीयरिंग कैंडिडेट की बात कर लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट अपने लास्ट ईयर में है या कर रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो कैंडिडेट हु आर करंटली स्टडिंग इन फाइनल सेमेस्टर या ईयर या ट्रिमेस्टर ऑफ सेशन 2024-25 मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो भी अपने लास्ट ईयर में है वो फॉर्म इसमें आराम से भर सकते हैं, लास्ट सेमेस्टर में वो फॉर्म आराम से भर सकते हैं। हाउएवर दे हैव टू सबमिट फाइनल पास रिजल्ट। तो आपको जो है सबमिट करना होगा अपना फाइनल पास रिजल्ट, जो कि फाइनल सिलेक्शन से पहले आपको करना है। ये ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको अपना दिखा देना है कि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप उसमें पास हैं, ठीक है। फिर आगे है कि द कैंडिडेट मस्ट क्लियर ऑल सब्जेक्ट ऑफ फाइनल सेमेस्टर, ठीक है, या ईयर या ट्रिमेस्टर विच एवर इज एप्लीकेबल इन द एकेडमिक ईयर 2024-25 इन सिंगल अटेम्प्ट एंड शुड हैव क्लियर ऑल प्रीवियस ईयर सेमेस्टर ट्रिमेस्टर एज ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल। तो आप सिंपली उन्होंने कहा कि आपकी क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें, कहीं आप फेल नहीं होनी चाहिए, और सिंगल अटेम्प्ट में आपका ये क्लियर हुआ होना चाहिए फाइनल ईयर। सॉरी, नेक्स्ट बात करें, अपार्ट फ्रॉम द अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट ऑफ द फाइनल ईयर सेमेस्टर ट्रिमेस्टर इन द एकेडमिक ईयर 2024-25 विल हैव टू अपलोड देयर अप टू लेटेस्ट ईयर सेमेस्टर ट्रिमेस्टर मार्कशीट मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रेलेवेंट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो लास्ट ईयर की जो भी आपने पास की हुई है, सेकंड ईयर मतलब थर्ड ईयर में है तो सेकंड ईयर की आप दे देना, और अगर आप अपनी लॉ कर रहे हैं तो फिफ्थ ईयर में है तो आप अपनी फोर्थ ईयर की दे देना। इस हिसाब से लास्ट सेमेस्टर की या ईयर की अपनी आप मार्कशीट अपलोड करेंगे। फिर इसमें जनरल कंडीशन दी गई है। अब ग्रेजुएशन मस्ट ऑल्सो बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपकी रिकॉग्नाइज्ड ही होनी चाहिए डिग्री। फिर इंजीनियरिंग डिग्री एमटेक शुड बी ऑफ रेगुलर फुल टाइम कोर्स। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको स्किप करते हुए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो ज़रूर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग की मार्क्स की बात करी है इन्होंने, तो कितने क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम वो देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं वो 60% रखे हैं, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए इन्होंने जो है 55% मार्क्स रखे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें तो इसमें वैकेंसीज की डिटेल दी है, तो अब हम ये देख लेते हैं, ठीक। तो ये जो आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट का डिसिप्लिन है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 20 है, 20 में से 6 अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है,
2 SC के लिए है, 1 ST के लिए है और 3 OBC के लिए है और 13 आपकी फ्रेश वैकेंसीज है। ठीक है, तो फ्रेश और आपकी बैकलॉग में 2 में इन्होंने दे रखी है, तो ये सारी तो आपकी होगी फ्रेश। और बैकलॉग में आपकी जो वैकेंसीज है वो टोटल 7 है। ठीक है, 7 में से 2 आपकी OBC के लिए दे रखी है, 2 SC को और ST को 3 दे रखी है। ठीक, फिर एनवायरमेंट की बात करें तो टोटल 28 वैकेंसी, 28 में से 25 आपकी फ्रेश है और आपकी 3 कितनी है बैकलॉग में है। और फ्रेश की बात करें तो जो 25 फ्रेश है, 25 में से 10 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 2 आपकी EWS के लिए है, 4 आपकी SC के लिए, 2 ST के लिए है और 7 आपकी OBC के लिए है। फिर बैकलॉग में 1 वैकेंसी OBC को है, 2 SC को है, ST के लिए कोई इन्होंने वैकेंसी नहीं रखी है। फिर 100 बैकलॉग में नहीं रखी है, बाकी फ्रेश में है। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करें तो 103 वैकेंसीज है फाइनेंस के डिसिप्लिन के लिए। 103 में से 56 फ्रेश वैकेंसीज है। फ्रेश में से एक जो 56 फ्रेश वैकेंसी है उसमें से 22 अनरिजर्व के लिए है, 5 EWS के लिए है, 8 SC के लिए है, 5 ST के लिए, 16 OBC के लिए है और 47 आपकी बैकलॉग में है। 47 में से 5 आपकी OBC के लिए, 2 SC के लिए है और 40 ST के लिए है। फिर नेक्स्ट डिसिप्लिन आपका लीगल का है। 18 वैकेंसीज है, 18 में से 9 फ्रेश वैकेंसीज है, 9 में से 6 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 1 SC के लिए है और 2 आपकी OBC के लिए है। फिर 9 ही आपकी जो है बैकलॉग में है। बैकलॉग में 1 आपकी OBC के लिए, 6 SC के लिए है और 2 ST के लिए है। नेक्स्ट मार्केटिंग एंड सेल्स की डिसिप्लिन 25 वैकेंसीज है टोटल और 25 की 25 आपकी जो है फ्रेश वैकेंसीज है। उसमें से 10 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 2 आपकी जो है EWS के लिए है, 4 SC के लिए है, 2 ST के लिए है, 7 OBC के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मटेरियल मैनेजमेंट की 44 वैकेंसी, 44 में से 41 फ्रेश के लिए है और इसमें से 17 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 4 आपकी EWS के लिए है, 6 SC के लिए, 3 ST के लिए और 11 OBC के लिए है। फिर 3 बैकलॉग में है और 3 में से 2 OBC के लिए और 1 SC के लिए है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पर्सनल एंड HR की आपकी डिसिप्लिन 97 टोटल वैकेंसी है। 97 में से 2 आपकी फ्रेश वैकेंसी, 92 आपकी फ्रेश वैकेंसीज है और 92 में से 37 अनरिजर्व के लिए है, 9 EWS के लिए है, 14 SC के लिए है, 7 ST के लिए है और 25 OBC के लिए है। फिर 5 जो है बैकलॉग में है, 1 इसमें आपकी OBC के लिए है, 1 SC के लिए है और 3 ST के लिए है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी का डिसिप्लिन 31 वैकेंसीज है, 31 में से 3 फ्रेश वैकेंसीज है और उसमें भी 12 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 3 EWS के लिए है, 5 SC के लिए है, 2 ST के लिए है और 8 आपकी OBC के लिए है और 1 आपकी है बैकलॉग में और वो भी आपकी OBC के लिए है। फिर कॉल प्रिपरेशन की बात करें तो 68 वैकेंसीज है, 68 में से 67 आपकी फ्रेश है और 67 में से 27 अनरिजर्व के लिए है, 7 आपकी जो है EWS के लिए है, 10 SC के लिए है, 5 ST के लिए है, 18 आपकी OBC के लिए है और 1 बैकलॉग में है वो आपकी SC के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 434 हो गई, 434। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द CBT। तो जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है आपका, उसके बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब डिटेल रिगार्डिंग CBT जो है इंटीमेट की जाएगी थ्रू द एडमिट कार्ड फॉर CBT। ठीक है, कि कहाँ कैसे क्या होना है। ये है आपकी टेस्ट सिटीज़ कि कहाँ कहाँ होगा। तो कंप्यूटर टेस्ट जो होगा वो आपका वो मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, मतलब आपको मेंशन कर दिया जाएगा और आपको जो है सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ CBT विल बी 3 आवर। ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर आपका होगा, एक सीटिंग में होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर, 2 पेपर होंगे उसमें, पेपर 1 और पेपर 2 और मार्क्स जो होंगे 100 होंगे ईच पेपर के। ठीक है, फिर पेपर 1 जो कि जनरल नॉलेज अवेयरनेस, उसमें पूछी जाएगी रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, और पेपर 2 में जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाएगी आपकी डिसिप्लिन से रिलेटेड, जैसे लॉ का है तो लॉ के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे पेपर 2 में, या फिर आपका सिक्योरिटी का है तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पर्सनल एंड HR का है तो उसमें आपके उससे रिलेटेड डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 100 मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, ईच पेपर और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। तो 1 मार्क का पेपर होगा और इसमें जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये फायदेमंद है आपके लिए कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे में जो क्वेश्चन नहीं आता उसका तुक्का मारिएगा। फिर 9 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, तो ये तो है ही। फिर बात करें आगे तो बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा। इन केस ऑफ एनी एरर इन हिंदी वर्जन, अगर हिंदी वर्जन में कोई भी एरर हुआ तो इंग्लिश वर्जन को ये सही मानेंगे। ठीक है, वैलिड और फाइनल मानेंगे। द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द CBT विल बी एज अंडर। तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इसमें, तो 40 मार्क्स होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स ईच पेपर के लिए और ये कैटेगरी अनरिजर्व्ड और EWS के लिए है। फिर OBC और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35 मार्क्स होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स और SC ST PWD के लिए 30 मार्क्स होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द CBT टेस्ट। तो आपको जो है इसमें शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा जब आप CBT को ऑब्वियस सी बात है क्वालिफाई कर लेंगे। तो फाइनल मेरिट पैनल विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द CBT ओनली। तो CBT के बेस पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें लाना है जो करंटली एम्प्लॉयड है। ठीक, आगे बात करें तो एप्लीकेशन फीस इन्होंने बोला है कि कितनी लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो जो भी अनरिजर्व्ड है OBC है और EWS है उन्हें 1000 रुपये देनी है और साथ में 180 रुपये जो है GST लगेगा, यानी 1180 रुपये की फीस लगेगी। फिर SC ST और PWD कैंडिडेट्स एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट। तो उनको नहीं देनी फीस जो भी कैटेगरी से है, यानी SC ST PWD और जो भी कोल इंडिया लिमिटेड में एम्प्लॉयड है उन्हें, या फिर जो भी कोल इंडिया लिमिटेड सब्सिडी इनकी जो सब्सिडीरीज है उनमें एम्प्लॉयड है तो उनको कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, फिर अपर एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं। तो आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है और आपकी एज काउंट की जाएगी 30 सितंबर 2024 से। ठीक, और ये है आपकी जनरल अनरिजर्व EWS कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट। फिर जो कैटेगरीज है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का और जो PWD है
और पीडब्ल्यूडी में जो जनरल है उनको 10 साल का, जो ओबीसी है उनको 13 साल का और एससी एसटी को 15 साल का, एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है, गाइडलाइंस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं, और डेट तो वही सेम काउंट की जाएगी 26 सितंबर। यह है रिजर्वेशन की बात। तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के ही इसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं। देखो इससे आपको प्रूफ भी मिल रहा होगा कि अपर एज लिमिट में आपको कंसेशन दिया जा रहा है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें गवर्नमेंट की रहती हैं, एससी एसटी कैटेगरी वगैरह, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सब कुछ इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इन्होंने ये सारी डेफिनेशन भी दी है जो कि गवर्नमेंट में जनरली रहती है। अदर डिटेल कंपनसेशन या पे की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग और जो ग्रेड है E2 ग्रेड, इसमें जो स्केल ऑफ पे है वो है 50,000 से 1,60,000 रुपये के बीच में। इनिशियल बेसिक पे आपका रहेगा 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, और ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान रहेगा। और ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग period and passing the test conducting for the purpose, regularization will be in E3 grade in the scale of pay 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये at the initial basic of 60,000 पर मंथ विद प्रोविजन फॉर 1 ईयर इफ नॉट एक्सटेंडेड, ठीक है। तो आपको 1 साल तक तो 50,000 रुपये प्लस की सैलरी मिलेगी आपकी ट्रेनिंग के दौरान। और जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी और उसके बाद आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और उसमें आप पास कर लेंगे तो आपका जो ग्रेड है वो बढ़ा दिया जाएगा और उसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 60,000 रुपये प्लस रहेगी पर मंथ की, ठीक है। और 60,000 रुपये प्लस क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपको इनिशियल पे तो इतना होगा, उसके बाद आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे जो गवर्नमेंट में मिलते हैं, ठीक है। बिसाइड बेसिक पे कैंडिडेट विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू DNS अलाउंस यानी DA, HRA, प्री रिक्विजिट एंड अलाउंसेज अंडर कैफेटेरिया अप्रोचेज एंड अदर अलाउंसेज इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो अदर बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। तो आपकी 80-90 हज़ार तक आराम से सैलरी रहेगी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, इसमें काफ़ी अच्छा मौका है आपको जॉब लेने का गवर्नमेंट की कंपनी में। सारे गवर्नमेंट के आपको बेनिफिट इसमें मिलने वाले हैं। अब पोस्टिंग की बात करें तो आप कहीं भी जो है पोस्ट किए जा सकते हैं, आपकी पोस्टिंग की जा सकती है ऑल ओवर इंडिया। जहाँ भी कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी काम कर रही है या इसकी सब्सिडरीज काम कर रही हैं वहाँ पर आप काम करेंगे, ठीक है। ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई। तो अगर आप इंडिया में कहीं भी काम करने के लिए इच्छुक है, ठीक है, कर सकते हैं, अपने घर से दूर रहने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई करिएगा। अदरवाइज इन्होंने ऐसा कहा है कि उनको ही अप्लाई करना है कि जो भी कैंडिडेट दूसरा मतलब अपने घर से बाहर इनडायरेक्ट वे में रह सकते हैं तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अभी आपका सर्विस एग्रीमेंट है और बाकी इसमें हाउ टू अप्लाई है तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाकर अप्लाई कीजिए। कोई दिक्कत आती है किसी भी तरह की आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।